Hello everyone, welcome back to GK Today. This is Sia and hope everyone is doing fine. So आज के सेशन में हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को कवर करेंगे एंड ऑल these questions are part of 40,000 MCQ series which is available on GK Today application. So static part को कवर किया जाएगा that is related with history, the modern Indian history. Start करते हैं and the first question is let's start the session. And the first is which of the following was the first to initiate the policy of taking part in the quarrels of Indian princes with a view to acquire territories? So territories को acquire करना है, उन्हें हड़पना है और इसके लिए इंडियन प्रिंसेस के quarrels झगड़ों में भाग लेने की नीति किसने सबसे पहले इनिशिएट की थी? It is done by a European and that is ड्यूप्लेक्स. सो बेसिकली ड्यूप्लेक्स ये यूरोपियन था, एक गवर्नर जनरल था फ्रेंच इंडिया में एंड 1742 से 1754 तक यह गवर्नर जनरल रहा. सो बेसिकली इन्होंने एक ऐसी पॉलिसी बनाई कि इंडियन प्रिंसली इनके जो डिस्प्यूटेड झगड़े उनमें पड़ना है और एट लास्ट इनकी टेरिटरीज को अपने कंट्रोल में लाना है. ऐसा करने वाले ये पहले यूरोपियन थे ड्यूप्लेक्स. राइट, काफी इन्फ्लुएंस था इनका उस टाइम पर उस रीजन में एंड बेसिकली फ्रेंच वर्सेस ब्रिटिश कॉन्फ्लिक्ट में इनका रोल रहा था. तो ये नाम आपको ध्यान रखना है, ड्यूप्लेक्स पहले यूरोपियन जिन्होंने कूट डालो और टेरिटरीज को हड़पा लो ये नीति बनाई. सो काफी प्योर हिंदी हो गई. सो बेसिकली उनके डिस्प्यूट में पड़ना प्लस उनकी टेरिटरीज को अपने अंडर में लाना यह इनकी पॉलिसी रही थी. एंड यहाँ पे जो अदर पॉइंट को हम डिस्कस कर सकते हैं, एसएससी एग्जाम में पूछा जा चुका है दैट क्वेश्चन कि 18th सेंचुरी में ब्रिटेन एंड फ्रेंच में जो वॉर हुए थे दैट इज द कार्नेटिक वॉर. सो फर्स्ट कार्नेटिक वॉर यह किससे एसोसिएटेड है? सो जो अर्ली 18th सेंचुरी में तब हुआ था, ये 1746 से 48 के बिटवीन ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ था ब्रिटिश एंड फ्रेंच के बिटवीन. सो ध्यान रखना है, फर्स्ट कार्नेटिक वॉर ये फ्रेंच वर्सेस ब्रिटिश था. राइट, सेकेंड कार्नेटिक वॉर एक्चुअली यह था मुगल वर्सेस ब्रिटेन. सो मुगल वर्सेस ब्रिटिश. ब्रिटिश में किसने लीड किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने सेकेंड कार्नेटिक वॉर में. एंड जो थर्ड कार्नेटिक वॉर था वह अगेन फ्रेंच वर्सेस ब्रिटिश था. द बैटल ऑफ वॉन्डी वॉश आपने सुना होगा, बैटल ऑफ वॉन्डी वॉश इस नाम से सेम क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है इवन अभी एसएससी में. सो 1760 में हुआ था द बैटल ऑफ वॉन्डी वॉश, दैट इज द थर्ड कार्नेटिक वॉर फ्रेंच वर्सेस ब्रिटिश. राइट, एंड होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका है. सो इसी क्वेश्चन के साथ पैटर्न तो आपने देख ही लिया है. इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चंस को भी हम इसी प्रकार कवर करेंगे एंड कंटेंट को मोर एंगेजिंग बनाने के लिए एफर्ट्स में डाल ही रही हूँ. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सारे जो क्वेश्चन है 40,000 MCQ सीरीज का पार्ट है विच इज अवेलेबल ऑन जीके टुडे एप्लीकेशन. Let's move to the next slide and that is which of the following Peshwas was also known as Nana Sahib. So कौन से पेशवा थे जिन्हें नाना साहिब के नाम से भी जाना जाता था? एंड दैट इज ऑप्शन नंबर बी, बालाजी बाजी राव. इन्हें नाना साहिब के नाम से जाना जाता था मराठा एम्पायर में. राइट, 1720 से 1761 तक ये पेशवा थे, द लीडर ऑफ द मराठा एम्पायर. बेसिकली बालाजी बाजी राव यह ग्रैंड सन थे बालाजी विश्वनाथ के. बालाजी विश्वनाथ का इंपॉर्टेंस है बिकॉज ये मराठा एम्पायर में ऐसे पेशवा थे जो ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल बालाजी विश्वनाथ छठे पेशवा थे वैसे तो, लेकिन ब्राह्मण फैमिली से मराठा एम्पायर में पेशवा बनने वाले पहले व्यक्ति थे, दैट इज बालाजी विश्वनाथ. देन उनके जो बेटे थे नेक्स्ट पेशवा बनते हैं दैट इज बाजीराव फर्स्ट. बाजीराव फर्स्ट यह वही है जो बाजीराव मस्तानी से रिलेटेड है. इनकी दो वाइफ्स थी, काशीबाई एंड मस्तानी. एंड बाजीराव फर्स्ट के बेटे हैं दी बालाजी बाजीराव जो बनते हैं द नेक्स्ट पेशवा 1720 से 1761 में. 1740 में इन्हें पेशवा बनाया गया था आफ्टर हिज फादर बाजीराव फर्स्ट. राइट, और इनके रूल की टाइम पर जो पोस्ट थी छत्रपति एंड पेशवा वो टॉप पॉइंट पर रही थी. राइट, एंड इनका इंपॉर्टेंट है बालाजी बाजीराव पेशवा बिकॉज 1761 ईयर समझ पा रहे हैं आप, 1761 मराठा वर्सेस अब्दाली जो दुरारी किंगडम से आया था, अफगान से आया था.
क्या नाम था उनका, अहमद शाह अब्दाली। सो 1761 ये रिलेटेड है द बैटल ऑफ पानीपत, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। एंड उसी टाइम पर मराठा किंगडम में जो पेशवा थे बालाजी बाजीराव पेशवा थे। एंड पानीपत का थर्ड बैटल हुआ था मराठा वर्सेस अफगान, अफगान को लीड किया था दी अहमद शाह अब्दाली, जिन्हें अहमद शाह दुर्रानी के नाम से भी जाना जाता है। और मराठा एम्पायर में पेशवा के रोल पे थे बालाजी बाजीराव, जिन्हें नाना साहिब के नाम से जाना जाता है, राइट। इसी के साथ मराठा एम्पायर का फाउंडेशन रखा था शिवाजी महाराज ने। एंड एक ऐसा बैटल जिन्होंने मराठा एम्पायर की नींव को हिला डाला था, दैट इज द बैटल ऑफ 1761, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन एंड दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग फाउंडेड द इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ अवध। सो अवध को एज ए इंडिपेंडेंट स्टेट फाउंड करने वाले कौन थे? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, सादित खान। सो सादित खान, जिन्हें बुरहान उल मुल्क के नाम से भी जाना जाता है। और मोहम्मद शाह के टाइम पर, जिन्हें रंगीला के नाम से जाना जाता है, मोहम्मद शाह मुगल सम्राट था, उनके टाइम पर सादित खान ने अवध को इंडिपेंडेंट स्टेट के तौर पर फाउंड किया था। सो ये जो नेम्स मैंने लिए हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इनको समझते हैं। सो ओवरऑल औरंगजेब की डेथ के बाद का सीन है ये सब कुछ। औरंगजेब की डेथ के बाद जो नेक्स्ट मुगल सम्राट बना था, दैट इज उन्हीं का एल्डर सन था, 63 की एज में बहादुर शाह वन, उन्होंने मुगल सम्राट का पद संभाला था, द पोस्ट संभाली थी। देन बहादुर शाह वन के बाद जो नेक्स्ट बने थे, दैट इज जहेंद्र शाह। जहेंद्र शाह के बाद जो नेक्स्ट बने थे, दैट इज फारूक शियार। फारूक शियार के साथ ही सैयद ब्रदर्स की एंट्री होती है मुगल हिस्ट्री में 18th सेंचुरी में, जिन्हें किंग मेकर कहा जाता है। उन्हीं की हेल्प से फारूक शियार बने थे द नेक्स्ट मुगल सम्राट। फारूक शियार के बाद किसी और की अपॉइंटमेंट होती है, जिन्हें बनाते हैं सैयद ब्रदर द मुगल किंग। एंड देन उसके बाद द नेक्स्ट बनते हैं मोहम्मद शाह, जिन्हें रंगीला के नाम से जाना जाता है। मोहम्मद शाह ने ही सादित खान को अवध भेजा था, वहां पर गवर्नर बनाकर। देन जब मुगल का जो इन्फ्लुएंस था वो कम हुआ, तब सादत खान ने अवध को एक इंडिपेंडेंट स्टेट के तौर पर फाउंड किया। सादत खान के टाइम पर ही नादिर शाह आया था ईरान से इंडिया पर अपना लूट जमाने, एंड कोहिनूर को अपने साथ ले गया था। एंड मोहम्मद शाह को अरेस्ट कर कर सादित खान को एम्पायर देकर गया था। सो बेसिकली सादित खान का इंपॉर्टेंस है। नादिर शाह इन्हें किंग पोस्ट थी वो संभला कर गए थे, और कोहिनूर साथ में लेकर गए थे। सो बेसिकली आपको ध्यान रखना है, सैयद ब्रदर्स की कॉन्स्पिरेसी हुई थी, उनके उनके लिए षड्यंत्र हुआ था। मोहम्मद शाह के साथ मिलकर सादित खान ने सैयद ब्रदर्स को मरवाया था। सैयद ब्रदर्स बेसिकली किंग मेकर्स थे, मुगल सम्राट किससे बनना है ये डिसीजन करते थे। फारूक शाह को इन्होंने ही बनाया था। देन नेक्स्ट जो राजा बने थे मुगल के, दैट इज मोहम्मद शाह, उन्होंने इन सैयद ब्रदर को मरवाया था सादित खान की हेल्प से। एंड ओवरऑल आफ्टर सादित खान जो नेक्स्ट नवाब बनते हैं अवध के, दैट इज सफदर जंग एंड शाहजुद्दौला। ये दो नेम ध्यान रखना है, इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस सिंपली क्वेश्चन को लर्न करने के लिए मैं थोड़ी हिस्ट्री आपको बता रही हूँ, सो दैट आपको चीजें समझ में आ जाए। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन एंड दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग निजाम ऑफ हैदराबाद सिक्योर्ड द प्रोटेक्शन ऑफ फ्रेंच जनरल बसी इन 18th सेंचुरी टू प्रोटेक्ट हिज टेरिटरीज। सो हैदराबाद को फर्स्ट ऑफ ऑल फाउंड किसने किया था? दैट इज निजाम उल मुल्क ने किया था। निजाम उल मुल्क ये जनरल था औरंगजेब के टाइम पर। औरंगजेब के बाद इन्हें रिटायर कर दिया गया था, लेकिन जब फारूक शियार की एंट्री होती है तो वो निजाम उल मुल्क को अगेन जनरल जनरल बना देता है। देन आगे जाकर निजाम उल मुल्क ये हैदराबाद को फाउंड करते, एक इंडिपेंडेंट स्टेट के तौर पर बनाते हैं, एंड निजाम ऑफ हैदराबाद। देन इन्हीं के जो वंशज थे उनको फ्रेंच प्रोटेक्शन सिक्योर किया था उन्होंने 18th सेंचुरी में जनरल बुस्सी से। और कौन थे? दैट इज आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, सलाबत जंग। सो बेसिकली सलाबत जंग ये फोर्थ निजाम थे हैदराबाद के, एंड थर्ड सन थे निजामुल मुल्क के। निजामुल मुल्क की डेथ के बाद मराठास में जो डिस्प्यूट चल रहे थे इंग्लिश पीपल्स के साथ, उन्हीं को देखते हुए इन्होंने फ्रेंच जनरल बुसी से प्रोटेक्शन सिक्योर किया था, राइट। सो इनका नाम ध्यान रखना है, सलाबत जंग, बेसिकली निजाम ऑफ हैदराबाद यह रहे। Let's move to the next one, and that is in which year did the Vadgaon convention of Vadgaon take place? So convention of Vadgaon ये कब हुआ था? And the year is answer is option number B, 1779. So basically convention of Vadgaon ये related है फर्स्ट
एंग्लो मराठा वॉर से। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर से रिलेटेड है। अभी मैंने आपसे बात करी थी कि जो बाजीराव फर्स्ट थे, उनके भाई थे रघुनाथ राव। रघुनाथ राव के डिस्प्यूट चले थे मराठा से, एंड उन्होंने हेल्प ली थी ब्रिटिश से, और तब जन्मा था द फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, और उसी से रिलेटेड द कन्वेंशन ऑफ वडगांव। सो 1779 में हुआ था फर्स्ट मराठा वॉर। 1775 से 1782 तक इसमें डिफीट हुई थी ब्रिटिश की, और मराठा एम्पायर जीता था। एंड इस युद्ध के बाद, कन्वेंशन के बाद, जो ब्रिटिश अटेम्प्ट्स थे मराठास की पॉलिटिक्स को कंट्रोल करने का, वो खत्म हो गया था। एंड उसके बाद रघुनाथ राव जो बनना चाहता था पेशवा, उनकी थोड़े टाइम बाद डेथ हो गई थी, लेकिन इन्होंने रिकॉग्नाइज किया था किसी अदर इन्हीं के वंशज को द नेक्स्ट पेशवा। बेसिकली रघुनाथ राव ये पेशवा की पोस्ट चाहते थे। बाजीराव फर्स्ट के जो बेटे थे उनको मिली, एंड इस कारण परिवार में डिस्प्यूट हो गया, एंड यह ब्रिटेन के पास गए हेल्प के लिए। ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनसे हेल्प लेने के लिए गए, एंड उससे कन्वेंशन ऑफ वडगांव होती, दैट इज रिलेटेड विथ द फर्स्ट मराठा वॉर 1775 से 82 के बिटवीन, राइट। एंड एट लास्ट एक टर्म है दैट इज ट्रीटी ऑफ सालबाई। ट्रीटी ऑफ सालबाई कन्वेंशन ऑफ वडगांव के बाद होती है। Let's move to the next one, and that is in the famous Rohilla War in the year 1774, the Rohillas were defeated by the Nawab of Awadh named. So famous Rohilla War की बात की जा रही है, 1774 का टाइम है, और रोहिल्लास को डिफीट किया गया था बाय द नवाब ऑफ अवध। और किसने किया था? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, शुजा-उद-दौला। सो बेसिकली शुजा-उद-दौला इनका नाम अभी हमने डिस्कस किया था, याद आ रहा है? सो नवाब ऑफ अवध है ये, थर्ड नंबर वाले। सादिर खान ने अवध को इंडिपेंडेंट स्टेट के तौर पे फाउंड किया था। उसके बाद थर्ड नंबर के जो नवाब बने थे दैट इज शुजा-उद-दौला। देन नवाब ऑफ अवध है, एंड मुगल सम्राट से रिलेटेड है, मुगल किंगडम से रिलेटेड है, एंड इन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की हेल्प की थी रोहिल्ला वॉर में। रोहिल्ला वॉर में बेसिकली रोहिल्ला ये अफगान से आए थे, एंड नॉर्थ इंडिया पर इन्होंने अपना रूल स्टार्ट कर रखा था, लेकिन उस टाइम पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने टैक्स सिस्टम को स्टार्ट कर दिया था, एंड सबको टैक्स देना था। रोहिल्ला टैक्स नहीं दे रहे थे, और इस कारण वॉर हो गया, द रोहिल्ला वॉर। और इसमें हेल्प ली मुगल एम्परर से, और इसके लिए जो नवाब ऑफ अवध थे शुजा-उद-दौला, उन्होंने हेल्प करी थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, एंड जो नवाब थे, एंड इस प्रकार रोहिल्लास को डिफीट किया गया था बिकॉज उन्होंने डेब्ट नहीं चुकाया था, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, एंड दैट इज मुर्शिद कुली खान, अलीवर्दी खान, सिराजुद्दौला वर ऑल नवाब्स ऑफ। सो ये तीनों नवाब थे कहाँ के? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, बंगाल के नवाब थे। सो मुर्शिद कुली खान बंगाल का पहला इंडिपेंडेंट नवाब बना था। देन अलीवर्दी खान नेक्स्ट जाकर नवाब बनते हैं। सिराजुद्दौला ये लास्ट इंडिपेंडेंट नवाब था। सिराजुद्दौला के टाइम पर हुआ था द बैटल ऑफ प्लासी, और बैटल ऑफ प्लासी के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा कंट्रोल आ गया था बंगाल पर, जस्ट बिकॉज ऑफ सिराजुद्दौला की फैमिली में जो मीर जाफर था उसकी गद्दारी के कारण। देन नेक्स्ट मीर जाफर को नवाब बना दिया जाता है, द पपेट नवाब ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन बंगाल, राइट। सो सिराजुद्दौला के बाद जो नवाब ऑफ बंगाल था इंडिपेंडेंट पोस्ट, वह खत्म हो चुकी थी, एंड ब्रिटिश रूल स्टार्ट हो चुका था बंगाल पर, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वाज रूल्ड बाय द वाडियार डिनेस्टी। सो वाडियार डिनेस्टी की बात की जा रही है, और कौन से प्लेसेस थे जिन पर उन्होंने रूल किया था? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, मैसूर। सो किंगडम ऑफ मैसूर, इट इज रूल्ड बाय द डिनेस्टी दैट इज वाडियार, एंड बेसिकली जो टॉप लोग जाने जाते थे इस रीजन से दैट इज हैदर अली, टीपू सुल्तान। उन्होंने इस किंगडम को एक्सपेंड किया था एग्रेसिवली ड्यूरिंग देयर रूल। सो 1760 से 1799 तक वाडियार नॉमिनल पावर बना हुआ था, एंड हैदर अली एंड हिज सन टीपू सुल्तान, उन्होंने इस किंगडम को कंट्रोल किया था। सो किंगडम ऑफ मैसूर से रिलेटेड है द वाडियार dynasty. Let's move to the next one. And representative of the Maratha Empire and the British East India Company signed the Treaty of Salbai in which year? So Treaty of Salbai अभी हमने देखा, मराठा वर्सेस ब्रिटिश जो वॉर हुआ था रघुनाथ राव के कारण, उसके बाद ट्रीटी ऑफ सालबाई की गई थी। सो 1782 की बात है। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर कंप्लीट हुआ था, एंड इसमें जो
ब्रिटिश थे, उनकी डिफीट हुई थी, मराठा किंगडम जीता था। एंड उसके बाद ट्रीटी ऑफ सालबाई हुई थी, जिसके तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को उन्होंने जितनी भी टेरिटरीज वॉर में लूज की थी उन्हें वापस दे दी गई थी। एंड इस तौर पर ट्रीटी ऑफ सालबाई के तौर पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने माधवराव नारायण को नेक्स्ट पेशवा रिकॉग्नाइज किया था अंडर द मराठा एम्पायर। एंड ट्रीटी ऑफ सालबाई 17th ऑफ मई 1782 को हुई थी। Let's move to the next one. So next question is, with reference to 18th century India, what has been termed as जागीरदारी crisis? So जागीरदारी संकट, जागीरदारी crisis क्या था? दो स्टेटमेंट आपको गिवन है, इन दोनों में से आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा जागीरदारी क्राइसिस में काउंट किया जाता है। पहला स्टेटमेंट है, अ जनरल सेंस ऑफ पर्सनल इनसिक्योरिटी अमोंग एरिस्टोक्रेट्स। सो एरिस्टोक्रेट्स जो उच्च वर्ग थे, उनके बिटवीन पर्सनल इनसिक्योरिटी, जनरल सेंस, दैट इज जागीरदारी क्राइसिस। और सेकंड स्टेटमेंट है कि जो मनसबदार और जागीरदार थे उनका पॉपुलेशन एनहांस हो जाना, अनयूजुअली हाई नंबर ऑफ मनसबदार एंड जागीरदार। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 and 2। सो दोनों ही स्टेटमेंट रिलेटेड है जागीरदारी क्राइसिस से। सो बेसिकली उस टाइम पर पर्टिकुलर जागीर के लिए बहुत सारे हाई नंबर ऑफ मनसबदार एंड जागीरदार थे, लगभग 8,000 मनसबदार। एंड उनमें से 500 कंट्रोल कर रहे, 60% रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। एंड ऑल दीज आर रिलेटेड विद जागीरदारी crisis. Let's move to the next one, and that is, consider the following statement in the context with the various currencies circulated in Bengal in the later half of 18th century. So 18th century के later half में जितनी भी करेंसी सर्कुलेट हुई बंगाल में, उनसे रिलेटेड तीन स्टेटमेंट यहाँ पर गिवन है। कौन सा सही है, कौन सा रॉन्ग है, आपको आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट इज, द वैल्यूज ऑफ द करेंसीज वाइडली फ्लैक्चुएटेड। सो करेंसीज की जो वैल्यू थी वो काफी फ्लैक्चुएट हुई, अप डाउन उनमें देखने को मिला। एंड सेकंड इज, द ब्रिटिश इंस्टेड ऑन पेमेंट ऑफ रेवेन्यू इन देयर ओन करेंसी इंसिस्टेड। सो उन्होंने इंसिस्ट करा ब्रिटिश ने कि आप हमारी करेंसी में ही पेमेंट करें। एंड थर्ड इज, द नेटिव करेंसी वाज यूज्ड एट अ रिबेट। सो नेटिव करेंसी को रिबेट के तौर पर यूज किया जा रहा था। रिबेट का मतलब था कैशबैक। आप नेटिव करेंसी यूज करेंगे तो आपको जो भी परचेज आपने करी है उस पर कैशबैक दिया जाएगा। सो जो प्रॉब्लम है, ट्रबल है इन तीनों स्टेटमेंट में से, दैट इज कि पहले दो स्टेटमेंट तो एकदम नॉट करेक्ट है, और थर्ड स्टेटमेंट वो एकदम करेक्ट है। द थर्ड ऑप्शन ये कंसिडर है द मेन रीजन जिसके कारण जो वेरियस करेंसीज थी 18th सेंचुरी में सर्कुलेट हो रही थी, इस कॉन्टेक्स्ट के रेफरेंस में। करेंसीज तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की बन रही थी, लेकिन ट्रेडर्स के लिए ये मुश्किल थी क्योंकि नेटिव करेंसीज के लिए उन्हें क्या मिल रहा था, कैशबैक मिल रहा था। सो वाई वो अदर करेंसीज को यूज करेंगे। सो थर्ड स्टेटमेंट यह इस कॉन्टेक्स्ट के साथ रिलेटेड है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, एंड दैट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेजर इंपोर्ट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 18th सेंचुरी। सो 18th सेंचुरी में इंडिया इंपोर्ट कर रहा था, एंड कौन सा प्रोडक्ट है जिसे नहीं किया जा रहा था अ मेजर इंपोर्ट, दैट इज टेक्सटाइल। सो बेसिकली टेक्सटाइल को इंपोर्ट नहीं किया जा रहा था। जो इंडिया में आ रहा था मटेरियल, दैट इज रॉ सिल्क, हॉर्सेस, मेटल, प्रेशियस स्टोन, वेलवेट, परफ्यूम, ड्रग्स, मैनी मोर, राइट। लेकिन उनमें टेक्सटाइल नहीं था। एंड सो चार ऑप्शन में से टेक्सटाइल ही है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री ऑफ इंडिया इन द 18th सेंचुरी। सो 18th सेंचुरी में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री थी इंडिया की, दैट इज द कॉटन क्लोथ। सो कॉटन क्लोथ ये था इंडिया का मेन इंडस्ट्री, और जो मेजर कॉटन मैन्युफैक्चरिंग थी वो कंट्री के काफी सारे एरियाज को कवर करती थी। and Dhaka was famous pro- and Dhaka was famous for producing the finest cotton fabric muslin. So muslin जिसे मलमल कहा जाता है, उसे प्रोड्यूस करने के लिए ढक्का द फेमस पॉइंट था। एंड 18th सेंचुरी में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री थी, दैट इज द कॉटन क्लोथ, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, द टर्म टॉल was used for which of the following during 18th century India. So
टॉल वर्ड ये किसके लिए यूज किया गया था 18th सेंचुरी इंडिया में? दैट इज फॉर स्कूल। सो हायर एजुकेशन था बिहार एंड बंगाल रीजन में, और वहां पर टॉल कलेक्ट किए जा रहे थे, सेंटर्स ऑफ हायर एजुकेशन इन बिहार एंड बंगाल में। बेसिकली जो एजुकेशन सिस्टम थे संस्कृत एजुकेशन से रिलेटेड थे, स्पेशलाइज्ड थे इन संस्कृत एजुकेशन, एंड इनके लिए काफी सारे फेमस सेंटर्स रहे थे, जस्ट लाइक वाराणसी का काशी एंड तिरहुत का मिथिला, नाडिया एंड उत्कला, राइट। सो इसी के साथ इस सेशन को आज यहाँ पे मैं कंप्लीट करती हूँ। कुछ क्वेश्चन हमने डिस्कस करे दैट इज रिलेटेड विद 40,000 एमसीक्यू सीरीज जो जीके टुडे के ऐप पर अवेलेबल है, एंड कंटेंट को मोर इंगेज करने के लिए आई एम ट्राइंग। सो आपके जो भी रिव्यूज है, एडवाइसेस है, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स।